बल्कि मैं एक बात कर रहे हैं उस रेजोल्यूशन की जो कांग्रेस में अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में पेश की गई और मंजूर की गई। इसका जिक्र उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का और मुख्तलिफ जो वायलेशंस हुई हैं उसका जिक्र किया गया है। अब इसमें मैं सफीना आना चाहता हूँ। अभी जैसे सलमान ने ये जिक्र किया है कि खुद अमेरिका के अंदर भी बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं, उनके इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से भी सवालात हैं, वो अपनी जगह पर, मगर ज़ाहिर ये जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान के हवाले से पेश की गई वो एक बड़ा मैसेज भी है। आप समझती हैं कि उसके बाद जब यहाँ के इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हों 8 फरवरी के इंतखाबात पर, तो फिर मौजूदा हुकूमत के साथ अमेरिका या बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क की जो डीलिंग है उस पर असरात मुरतब नहीं होंगे? पहली बात तो मैं इस करारदाद को कोई इतनी वैल्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये पहली करारदाद नहीं है जो पाकिस्तान के लिए अमेरिका के अंदर पेश की गई है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी ऐसे ही हुआ था, उससे पहले भी जब हुकूमतें थी तब भी ऐसे ही हुआ था। तो ये चलता रहता है। पाकिस्तान के साथ हमारा अमेरिका के साथ जो ताल्लुक होता है वो पब्लिकली तो कुछ और होता है, लेकिन इंटरनली तौर पर वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उनकी येस के साथ ही उनकी येस होती है। तो ये जो सब कुछ है ये एक जमहूरी चेहरा दिखाने के लिए तो हो रहा है। मैं इस करारदाद को बिल्कुल हमारी हिना परवेज की करारदाद के बराबर ही समझती हूँ। वो भी हर रोज करारदाद पेश होती है पाकिस्तान के अंदर भी, तो उसका क्या होता है। तो इसी तरह से अमेरिका, लेकिन हाँ अमेरिका का नाम बहुत बड़ा है। हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बहुत जल्दी जाते हैं तो इसलिए उसको हवा बना लेते हैं। उस करारदाद के अंदर तो ये भी जिक्र किया गया है कि 2018 में भी रिगिंग हुई, तो फिर नया क्या है। यानी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत आई थी वो भी रिग्ड थी। तो पाकिस्तान के अंदर तो जब से पाकिस्तान बना है तब से कहा जा रहा है कि जो रिग्ड हुकूमतें होती हैं। तो ये मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, जो लोग इसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसका आउटकम मुझे कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये ऐसे ही है कि जो लॉबिंग कर रही है PTI, उसकी मैं उनको दाद देती हूँ कि वो लॉबिंग उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन ये जो कांग्रेस ये जो करारदाद पेश की है, क्योंकि वो वोट बैंक भी लेना चाहती है पाकिस्तानियों के, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस भी हैं, तो ये इलेक्शन कैंपेन सिंपैथी लेने का भी एक तरीका है। इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखेंगे कि बहुत सख्त स्टैंस भी, बातें भी की जाएंगी, लेकिन जो ही उनके इलेक्शन हो जाएंगे सब कुछ झाग की तरह बैठ जाएगा और कोई भी किसी भी तरह का किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हमारी एस्टैब्लिशमेंट की येस में ही अमेरिका की येस होती है। सिंपल इज दैट। ठीक है। अब उमर दराज, आप क्या समझते हैं कि इतनी हद तक ज़ाहिर है इससे तासुर लिया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर तो फ़र्क पड़ेगा, और इसके साथ बहुत अहम पॉइंट ये है कि इंतखाबात में इंटरफेरेंस होती है। जब ज़ाहिर है करारदाद फिर डिमांड की जा रही है, उनके अपने प्रेसिडेंट से ये डिमांड की जा रही है। आप समझते हैं कि ये एक नॉर्मल है या वहाँ पे एक इलेक्शन स्टंट है, जो वहाँ पे चूँकि इलेक्शन उनके अपने आने वाले हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी की सिम्पथी लेना चाह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान की कम्युनिटी का इतना वहां पे वोट है कि 368 जो वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं उनमें टर्निंग पॉइंट पाकिस्तानियों का वोट होगा। जाहिर है उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जीत और हार का फैसला होगा। ये एक अच्छी बात है। और दूसरा कि अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है हमारे यहाँ हमारी स्टैब्लिशमेंट तय करेगी कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से करना है। ये भी एक अच्छी खबर है कि दुनिया में चले हमारा असर और रसूख या उस मकाम के ऊपर हमारी स्टैंडिंग चलेगी। लेकिन ज्यादा जो अच्छी खबर है वो ये है कि हम दुनिया के लिए आइडियल जमहूरियत है और दुनिया के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही आइडियल है। और जाहिर है सबसे शानदार इलेक्शन जो है वो 2024 का था, 8 फरवरी का, और दुनिया का जो बदतरीन इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुआ वो 2018 का इलेक्शन था। और मेरे ख्याल से दुनिया की जमहूरियत को हमसे सीखना चाहिए कि कैसे मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन से चंद दिन पहले नॉकआउट किया जाता है, उनसे उनके इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। हमें दुनिया को बताना चाहिए ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या है। इंडिया वाले तो पागल है कि उन्होंने केजरीवाल को इस बुनियाद के ऊपर जमानत दे दी कि भाई जाए अभी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ के आए, आपका हक है, आपका वोटर जो है वोट देना चाहता है, ये उनका फंडामेंटल राइट है वो जिसको वोट देना चाहते हैं। इलेक्शंस के बाद आइएगा देखेंगे, और उसने भी सरेंडर कर दिया। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। हमें बताना चाहिए कि हमारा सिस्टम बैठ जाता है। हमें बताना चाहिए कि कितने घंटे लगे, 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा पाकिस्तान को अपना इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल करने में। हमें बताना चाहिए कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उस दिन रात को निकल के कहां पे चला गया। हमें बताना चाहिए कि हमारा एक कमिश्नर रावलपिंडी था, उसने कुछ इल्जामात लगाए, उसके बाद वो कहां पे है। ये सारी बातें इंडिया के इलेक्शन कमीशन को हमसे सीखना चाहिए। अमेरिका इलेक्शन आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सिकंदर सुल्तान राजा साहब को वहां पे जाना चाहिए और हमारे सिस्टम से सीखना चाहिए। और एक और बात है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं, देखिए एतजाज ये ग्लोबल विलेज है
ग्लोबल विलेज का मतलब ये होता है कि अमेरिका के इलेक्शंस का हमारे ऊपर असर होता है, हमारे इलेक्शंस का दूसरे किसी मुल्क के ऊपर असर होता होगा, इंडिया के इलेक्शंस का हमारे ऊपर बराह रास्त है, तो हम दुनिया से अलग नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका आपके हक में कोई चीज करे तो आपका मीडिया आसमान सर पे उठा ले और आपके देखे जी हमें सर्टिफिकेशन मिल गई है। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था कि वो वेंटिलेटर हटाएं तो धड़ाम से सिस्टम नीचे आन गिरेगा। तो अमेरिका की करारदाद मैंडेटरी हो या ना हो, बाइंडिंग हो या ना हो, डिबेट इनिशिएट हुई है। आप मेहरबानी करें ना, आप कहें कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल आइडियल है, आप बताएं उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। और ये ताना देना कि अमेरिका के अंदर फलाह हो गया, देखिए इरेगुलरिटी होती है, असल बात होती है कि उसमें परसेंटेज कितनी है। अगर 1-2% तो होगी, जाहिर है परफेक्शन कहीं पे भी नहीं है। भाई आपके सिस्टम के ऊपर इल्जाम ये है कि आपने माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया है, सबसे बड़ी जमात को आउट कर दिया है। और आपका इल्जाम ये है कि आपके सामने, मुझे ये बताइए कि आप बता सकते हैं कि अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर इख्तियार किसके पास है? कौन राइट पे देखे तो पूरी कौम, पूरा मुल्क राइट पे देखेगा? क्या आपके मुल्क में इंप्लीमेंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं मौजूदा वजीर आजम की बात नहीं कर रहा, मैं क्रॉस दी बोर्ड बात कर रहा हूँ पिछले 70-75 सालों में, क्योंकि आप फैसला नहीं कर पाए। आपने इस मुल्क में वज़ीर आज़म को सिर्फ गालियां खाने के लिए रखा हुआ है, आपने सिर्फ उनके ऊपर ब्लेम करने के लिए रखा हुआ है, उनको नालायक का टाइटल देने के लिए रखा हुआ है, लेकिन इख्तियार और इक़्तिदार अपने पास रखा हुआ है। बिल्कुल सही। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया होगा। आप डिनाई करते रहे कि फलां का भी फर्क नहीं पड़ता, फलां का देखें, कोई मुझे गाली दे, कुछ भी कहे तो मैं कहूंगा देता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो अमेरिका की करारदाद से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उमर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन खालिद जमील साहब आपको याद होगा इससे पहले जी सफीना आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काश ये जमहूरियत के रोने इमरान खान साहब की हुकूमत में भी आते, ये तब भी करारदादें पास करवाई जाती कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए। काश ये सारा जमहूरी जो रोना है तब भी रोया जाता। मैं बस यही कहना, आज इमरान खान को हुकूमत वापस मिल जाए, आज तहरीक इंसाफ को वापस हुकूमत मिल जाए, ये तमाम चीजें वो जस्टिफाई करते हुए नजर आएंगी। तो ये हम रोने हर पॉलिटिकल पार्टी के सुनते आए हैं, मैं बस यही कहूँगी। ठीक है, थोड़ा जाहिर है अब फिर सफीना वही बात आ गई ना, जैसे आपने भी जिक्र किया कि उनकी लॉबिंग बड़ी मजबूत है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जाहिर है और वो लीगल काम है तो उनका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो है, जिसकी बुनियाद पर जाहिर है ये अब बात हुई और 2018 के बाद नहीं हुई, तो ये भी एक जाहिर है अहम मामला है। अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दीजिएगा, मैं फिर खालिद साहब से वरना इसका जवाब नहीं, मैंने एग्री किया है कि इसके ऊपर इनकी लॉबिंग, मैंने तो उसकी दाद दी है कि पीटीआई की लॉबिंग बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने ये सब किया। चले, मैं खालिद साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपको याद होगा इससे पहले जो बल्ले के निशान के केस के मामले पर गुफ्तगू की गई थी और उस पर एक ख़त भी लिखा गया था हमारी अदालत उज़्मा की जानिब से। अब ज़ाहिर है इन इलेक्शन के हवाले से तो बाकायदा एक करारदाद वहाँ पे मंजूर की गई है। आप समझते हैं कि अब हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसकी जानिब से कोई एक्शन होगा, या वो सो मोटो एक्शन जिसका जिक्र गुज़िश्ता मखसूस नशिस्तों के केस में बार बार अतर मिनल्ला करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला उसका जिक्र कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात पे जो है सो मोटो लेना चाहिए था, तो आप समझते हैं कि उस जानिब बढ़ पाएंगे? आप शरारतन मुझे उकसा रहे हैं कि मैं कोई ऐसा जवाब दूं कि मैं पहले तो जेल से होके आया था और अब तौहीन अदालत का नोटिस मुझे मिल जाए, अमेरिका को खत मिले या ना मिले, मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिल जाए, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आप खालिद साहब मुजाहिद हैं, आप मुजाहिद हैं सर, मुजाहिद आदमी हैं। एक तो ये देखें, दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर 3 तरह के ममालिक होते हैं। एक को कहा जाता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज और एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तीनों कैटेगरीज के अंदर जो सबसे लीस्ट डेवलप जो होते हैं ना, गरीब छोटे ममालिक, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं हम जैसे, वो थाउजेंड्स मिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी के ऊपर, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर उनकी बात सुनी जाए, उनकी रिप्यूट हो, और वो अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिटरीली या स्ट्रेटेजिक जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन दे सके। तो उस तनाजुर के अंदर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी कि अगर ये हम मान लें कि अच्छा जी किसी मुल्क की करारदाद से या किसी यूएन की करारदाद से या किसी और बड़े मुल्क या छोटे मुल्क की करारदाद से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। वरना हमें तमाम के तमाम सफारत खाने बंद करके पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर बैठ के हमें अपने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बचा लेने चाहिए, वो खर्च नहीं करने चाहिए। नंबर 2 देखें,
یہ جو ریزولوشن ہے اس کا اثر یورپی یونین کے اوپر جائے گا. یورپی یونین کے اندر بھی ایک قرارداد موجود ہے. آپ آسٹریلیا کے اندر جائیں, وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک قرارداد موجود ہے. آپ چائنا دیکھیں, ہمارا سب سے قریبی دوست, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پبلکلی آ کے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے مئی 2000 پچھلے سال 23 میں ان کا فارن منسٹر یہ کہتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, آپ پولیٹیکل جو یہ وکٹمائزیشن یا باقی چیزیں ان کو بند کریں. ابھی آپ کے دنیا کے اندر 3 بڑی سپر پاورز ہیں, بڑے ممالک ہیں, افریقہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے. رشیا کی توجہ یوکرین یا مڈل ایسٹ کے اوپر ہے. چائنا اور امریکہ دونوں کا رسپانس دیکھ چکے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اپنی چیزیں ان ہاؤس آرڈر کرنی پڑیں گی. ادروائز یورپی یونین آپ کو اس کا جی ایس پی پلس, آپ کا ٹریڈ, آپ کی ایکسپورٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کی بہت ساری چیزیں, بہت ٹریڈ امریکہ کی جڑی ہوئی ہے, کی بہت ساری اکوپمنٹ جو ہے کہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. نمبر 2 جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو میرا نہیں خیال کہ لکھیں گے یا ان کو نوٹس کریں گے, ہاں, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے اندر ایک ہوتا ہے اقتدار, ایک ہوتی ہے اقتدار کی راہداری. اقتدار میں جو ہوتے ہیں وہ اس وقت تک اقتدار میں آتے ہیں یا رہ سکتے ہیں جب تک کہ اقتدار کی راہداری والے مطمئن ہوں. یہ پاکستان کا کلچر ہے. اس وقت میری اطلاعات کے مطابق آج بھی کچھ ایسی بریفنگز ہوئی ہیں, کل بھی کچھ ایسی بریفنگز ہوئی ہیں حکومتی حلقوں کے اندر کہ اقتدار کے اندر بھی اور اقتدار کی راہداری کے اندر بھی انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے, انتہائی پریشانی پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ کے فارن آفس نے آج سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا. تو ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی دیکھنا ہوگا. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں شاید پھر یو این کی وہ ریزولوشن جو فلسطین کے اوپر ہے, جو کشمیر کے اوپر ہے, یا اسی طرح سے کانگریس کی یا باقی جو یورپی پارلیمنٹ ہے ان کی بہت ساری ریزولوشن ہے, پھر ہمیں ان کو بھی ڈسٹ بن میں پھینکنا ہوگا. اور وہ پھینکیں گے ہمیں تو پھر آپ خود سوچ لیں ہمیں کہاں پہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے سلمان, اسی پر آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, کوئی لنک ہے یا نہیں ہے, مگر ظاہر ہے ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے پھر عالمی سطح پر اس کا ایک امپیکٹ ہے جس کا ذکر ابھی خالد صاحب نے بھی کیا, عمر نے بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت جو اس قسم کی قراردادیں جو ہیں وہ پاس کی جاتی ہیں یا سامنے لائی جاتی ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہو نہ ہو, مگر بہرحال ایک ہسٹوریکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک کچھ حلقوں میں تاریں جو ہیں وہ وائبریٹ بھی ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. اب جو سفینہ جس طرح ذکر کر رہی ہیں کہ داد دینی چاہیے پی ٹی آئی کی جو لابنگ ہے امریکہ کے اندر اس کو, اور غالباً اگین ڈیفنس منسٹر جو ہیں خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی کی یہ لابنگ پاکستان کے اندر استحکام کے لیے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے اور جو باقی دیگر معاملات ہیں ڈیولپمنٹ کے ان کے لیے استعمال ہوتی. ہمیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد 2 پولیٹیکل پارٹیاں لڑتی رہیں 90s کے اندر 80s کے اندر, اتنے عرصے کے بعد ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی ہمارے پاس آئی اور عمران خان صاحب نے اس کو لیڈ کیا. اور ان کا رویہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہ دے, امریکہ کے اندر لابنگ کرو کہ وہ قرارداد پاس کریں تاکہ پاکستان کے لیے اور مشکلات ہوں. دیکھیں مشکلات تو ظاہر ہے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل آپ کے جو سرکلز ہیں وہ آپ سے ناخوش ہوتے ہیں یا اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں جس طرح امریکہ نے ابھی کیا ہے, تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھی بیٹھی رہتی, اس کی بھی پھر اپنے جو ریاکشنز ہیں وہ آتے ہیں. اگر آپ نے آج نوٹ کیا ہو تو پرائم منسٹر نے چائنا کو جو ہے وہ الاؤ کیا ہے سرٹن ایکسیس فار بزنس, اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کے اوپر سپیڈیلی جو ہے وہ توجہ دیں گے اور کام کریں گے. تو ظاہر ہے چیزیں موو ہوتی ہیں. دوسرے اینڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پوری کی پوری گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے ٹو ریوائیو دا اکانومی, وہ آج پھر فلور کے اوپر جو وزیر اعظم صاحب گئے وہ اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی ملے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی سیٹ پہ جا کے ملے, اور انہوں نے پہلی بات ہی وہ کی جس کا ذکر میں آپ سے اکثر پروگرام میں کرتا ہوں کہ بھائی سب چیزوں کو چھوڑ دو, چارٹر آف اکانومی سائن کرو. دیکھیں جی یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی, بات نہیں کریں گے یہ سلمان صاحب اس پہ اس پہ مختصر نہیں ایشوز ہیں نہ کہ ابھی کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت کو کس طرح کم کریں, ڈالر کو کیسے سٹیبل کریں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئیں, اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشن سلمان صاحب اداروں کو بھی تو امپروو کریں, ان کو بہتر کریں. جی اداروں کو بھی تو امپروو کریں نا, اس میں جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے بے شک اس کا اثر پڑے نہ پڑے. یہ کہ خالد جمیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا امریکنز بھی کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جتنے شعبوں کا ذکر ہوا ہے ان سب کے اندر میسو ریفارمز کی ضرورت ہے.
چاہے وہ جوڈیشری ہے, آپ کا الیکٹورل پروسیس ہے, آپ کے پولیٹیشنز کی ایجوکیشن ہے, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو انفلٹریشن ہے یا انٹرفیرنس ہے پولیٹکس کے اندر وہ ہے, مجموعی طور پر ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تمام چیزوں کے اوپر بہتری کی ضرورت ہے نا. تو یہ کوئی ہمیں پہلی دفعہ تو نہیں پتا, یہ تو ہمیں 25 سال سے پتا ہے, 50 سال سے پتا ہے کہ ملک میں پانی ہمیں تو پتا ہے نا, ڈیم بنانا ہے. سلمان صاحب بریک کی طرف بڑھنا ہے, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, یقیناً آپ کا آ گیا. ہمیں تو پتا ہے, دنیا نوں پتہ لگ رہا ہے نا سر. اس پہ ذرا مزید بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم کا بھی ذکر کیا اور انہیں مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.